तो आज हम लोग जो वीडियो तैयार कर रहे हैं यह ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए है। दूसरी बात है कि ये सबके लिए है, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो। शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे टेकअप किया जाए। सीबीएसई बोर्ड में भी करीब 18 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है। आईसीएसई बोर्ड में भी यही पैटर्न है और बिहार बोर्ड में तो 35 ऑब्जेक्टिव रहता है, 10 शॉर्ट टाइप रहता है। शॉर्ट टाइप का जहां तक सवाल है ये भी सभी बोर्ड में रहता है। तो सभी बोर्डों के लिए आज जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, पॉइंट जो भी बताएंगे उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा, सर्टेनली बनेगा। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप शुरू हो जाइए। चार्ज क्या है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज कितने प्रकार का होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है इसको देख लेना है। उसके बाद चार्ज का प्रॉपर्टीज है उसको देख लेना है कि चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज का एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, इसको देख लेना है। इसके बाद कूलम्ब्स लॉ की बात कर लेना है। कूलम्ब्स लॉ F = K Q1 Q2 by R² होता है। K का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होता है। और कूलम्ब्स लॉ के बाद हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है एक एक क्वांटिटी का। जहां तक ये तो हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे ही, फॉर एग्जांपल बताया आप लोग को, लेकिन कैसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टेकअप कर सकते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को टेकअप कर सकते हैं, क्या पढ़ें, ये सारा क्वेश्चन बनेगा। उसके लिए 4 मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि क्वांटिटी और उसका एसआई यूनिट डेफिनेशन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो इसका डेफिनेशन जानिए, इसका एसआई यूनिट जानिए, ये स्केलर है कि वेक्टर है, फिर इसका डायमेंशन जानिए, इसको देखना है। उसके बाद लॉ को जानना है, जितना लॉ फिजिक्स में जितना लॉ है लॉ को दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके जानने के बाद कोई लॉ किस पर बेस्ड है, जैसे मान लीजिए जंक्शन लॉ, तो जंक्शन लॉ किस पर बेस्ड है भाई, तो जंक्शन लॉ जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। उसी तरह से लूप लॉ किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इन सारी चीजों को देख लेना है। जो 4-5 पॉइंट है, क्वांटिटी क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके बाद कोई लॉ है तो लॉ किस पर बेस्ड है, ये 4-5 पॉइंट को हम ध्यान से देख लें। इसके बाद हर चैप्टर का समरी जो हम डिस्कस कर चुके हैं लिखवाते हैं। हर चैप्टर का समरी, फार्मूला, समरी में फार्मूला सब आ जाता है। इतना चीज को आप बढ़िया से याद कर लेते हैं, चार्ट पेपर तैयार करके पूरा एक जगह कर लेते हैं। डेली एक रूटीन बना लीजिए कि खाना खाने के बाद हमको 1 घंटा पूरा फार्मूला का रिवीजन करना है, तो मुझे नहीं लगता है कहीं से कोई क्वेश्चन छूटेगा। और हम तो यहाँ एक एक पॉइंट भी आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्ब्स लॉ के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, जो बल अनुभव किया जाता है, उसी बल को उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, ये क्या होता है भाई, तो ये सदिश राशि होता है। इसका स्केलर, ये वेक्टर होता है, सदिश का मतलब वेक्टर होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब होता है। इसका दूसरा भी एसआई यूनिट होता है, वो वोल्ट पर मीटर होता है। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो फोर्स बाई चार्ज। फोर्स बाई चार्ज का मतलब mlt - 3a-1। इसके बाद किसी पॉइंट चार्ज के चलते किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R² होता है। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, KQ1 Q2/R होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होता है। यदि प्लस चार्ज है तो प्लस साइन का यूज करेंगे, धनात्मक है तो धनात्मक का यूज करेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव का यूज करेंगे। निगेटिव पॉजिटिव तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, विद्युत विभव की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव क्या होता है, यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से अनंत से
किसी पॉइंट पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, ये क्या होता है? एनर्जी बाई चार्ज होता है। इसका एसआई यूनिट, एनर्जी बाई चार्ज का मतलब ऊर्जा बटा आवेश, इसका एसआई मात्रक जो होता है, यूनिट होता है, वह वोल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसको हिंदी में बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये वेक्टर होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ऋणावेश से धनावेश की तरफ होता है। यह सदिश राशि होता है। उसके बाद इसका जो सूत्र फॉर्मूला होता है P बराबर QD होता है। P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और जो ये Q है चार्ज है, D दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर लेते हैं। द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक विद्युत द्विध्रुव क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, किसी भी विद्युत द्विध्रुव पर टोटल जो चार्ज होता है वो 0 होता है। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, विद्युत द्विध्रुव को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स 0 लगता है, कुल बल 0 लगता है, और टर्क जो होता है PE sin थीटा, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव रखे हैं तो उस पर टर्क PE sin थीटा लगता है, बल आघूर्ण। टर्क का मतलब बल आघूर्ण, PE sin थीटा होता है, लगता है। इसके द्वारा जो टर्क के द्वारा, बल आघूर्ण के द्वारा जो वर्क होता है, विद्युत विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, माइनस P.E होता है, माइनस PE cos थीटा होता है। इसके बाद हम डिफरेंट केसेस में ये चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते, ये बहुत लॉन्ग टाइम में भी आई क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते, विद्युत द्विध्रुव के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको देख लेना है। KP cos थीटा बाई R² होता है। उसमें 2 केसेस होता है, एक एक्सियल पोजीशन अक्ष पर, तो थीटा का मान 0 रख देंगे। दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन, विषुवतीय स्थिति, उसमें थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम गॉसेस थ्योरम पर आते हैं, गॉस के प्रमेय पर आते हैं। उसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट होता है किसका भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश का, एरिया वेक्टर का। फाई बराबर ES cos थीटा होता है, जहाँ थीटा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्र सदिश के बीच का कोण होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड माने विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के बीच का कोण होता है, ये अदिश होता है। फिर गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन को भी देख लेना है, वो लॉन्ग टाइप में पूछेगा, शॉर्ट टाइप में नहीं पूछेगा। इसके बाद हम कैपेसिटर पर आ जाते हैं, संधारित्र उसको हिंदी में बोलते हैं। कैपेसिटर पर जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें जो किसी भी कैपेसिटर पर जो नेट चार्ज होता है संधारित्र पर वो 0 होता है। Q बराबर CV होता है। इसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये भी लॉन्ग टाइप में पूछेगा। इसका C बराबर ε0A/d होता है फॉर्मूला। इसमें डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम अलग अलग केस में रखते हैं। यदि कंप्लीटली रख दिया जाए तो K टाइम से उसका कैपेसिटेंस धारिता बढ़ जाता है। यदि पार्शियली अंशतः रखा जाए तो C बराबर ε0A/d माइनस T प्लस T/K होता है। उसी तरह से यदि किसी मेटल प्लेट को, धातु प्लेट को हम पूर्णतः रख देते हैं, ठीक ना, पैरेलल समांतर पट्टिका धारिता के बीच, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच पूर्णतः रख देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस धारिता इंफिनिटी अनंत हो जाता है। लेकिन अंशतः रखते हैं तो C बराबर ε0A/d माइनस T हो जाएगा। ये इसका इफेक्ट है, इसका प्रभाव है। इसके बाद कैपेसिटर का 2 कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक ही चार्ज जाएगा, एक ही आवेश सब में जाएगा, तो उसमें उसका जो तुल्य होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 होता है। दूसरा समांतर होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल में c = c1 + c2 होता है। पैरेलल में एक ही पोटेंशियल पर रखा जाता है, ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच समांतर पट्टिका धारिता के बीच लगने वाला बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। तो वो फोर्स जो होता है Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट होता है, उसका एनर्जी ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर होता है। ये प्रूव करने को पूछ सकता है, लंग टाइप में आपको पूछ देगा, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट इस चैप्टर का हो गया। फिर इलेक्ट्रिक करंट को हम ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन जानिए। इलेक्ट्रिक करंट जिस रेट से, जिस दर से किसी कंडक्टर में, चालक में चार्ज फ्लो करता है, ध्यान दो बाबू, चार्ज जिस रेट से चार्ज फ्लो करता है, दर, रेट का मतलब दर, टाइम के साथ जो आवेश प्रवाहित होता है, चार्ज फ्लो करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI यूनिट मात्रक एम्पियर होता है। इसमें जो प्रोटॉन का डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, वही विद्युत धारा का दिशा होता है, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विपरीत दिशा विद्युत धारा का दिशा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि धारा घनत्व क्या है, करंट डेंसिटी क्या है। तो धारा घनत्व, करंट डेंसिटी जो J बराबर I बाई A होता है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसका SI यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। फिर रिलेशन करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में अपवाह वेग कहते हैं, दोनों में संबंध होता है, J बराबर VDNE होता है। इसमें ओम्स का लॉ, ओम्स का लॉ क्या है, J इक्वल टू सिग्मा E या V इक्वल टू IR भी होता है, ठीक है। इसको भी देख लेना है। उसमें रिलेशन आता है R बराबर रो L बाई A होता है, जहाँ L लेंथ है, रो रेजिस्टिविटी है, A एरिया है, क्षेत्रफल है, R प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। इसमें रिलेशन होता है लेंथ में और रेजिस्टेंस में R1 बाई R2 इक्वल टू L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं, ये आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दो प्रकार का होता है। कॉम्बिनेशन से पहले हम थोड़ा किरचॉफ लॉ की बात कर लेते हैं। किरचॉफ लॉ का दो पार्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सब टाइप के लिए, और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इससे पूछेगा। ये किरचॉफ लॉ को दो भागों में बांटते हैं, एक जंक्शन लॉ, दूसरा लूप लॉ। तो जंक्शन लॉ क्या कहता है कि जितना आने वाला करंट है किसी पॉइंट पर, उतना ही जाने वाला करंट होगा। जंक्शन लॉ जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है, चार्ज के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा लूप लॉ, लूप लॉ कहता है कि किसी भी लूप में, लूप का मतलब क्या होता है, जहां से चले वहीं आ जाए, किसी भी लूप में टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होता है, विभवांतर होता है, उसका योगफल शून्य होता है। लूप का नियम एनर्जी के संरक्षण के सिद्धांत पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो इसके बाद हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। दो प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, रेजिस्टेंस का एक सीरीज होता है, दूसरा पैरेलल होता है। यदि सेम करंट जाएगा तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, सेम पॉइंट से कनेक्टेड होता है तो पैरेलल कहते हैं। सीरीज में R बराबर R1 प्लस R2 होता है, पैरेलल में 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होता है। इसको जानने के बाद हम थोड़ा सा बैटरी की चर्चा कर देते हैं। बैटरी दो प्रकार का होता है, एक आइडियल बैटरी, दूसरा नॉन आइडियल। आइडियल को आदर्श कहते हैं, नॉन आइडियल को अनादर्श कहते हैं। आइडियल बैटरी क्या है, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आंतरिक प्रतिरोध नहीं होगा, इसमें आंतरिक प्रतिरोध नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, उसको हम आदर्श आइडियल बैटरी कहते हैं। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसको अनादर्श, उसको नॉन आइडियल बैटरी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, यूनिट चार्ज के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, ठीक ना, उसको हम क्या कहते हैं भाई, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल का SI यूनिट वोल्ट ही होता है, ठीक है, कंफ्यूजन में रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप पीट-स्टोन ब्रिज देख लीजिएगा। पीट-स्टोन ब्रिज जब संतुलित होता है तो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 होता है। इससे रेजिस्टेंस का तुलना किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है, लंग टाइप के लिए PVI है। फिर पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज जो होता है, पीट-स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन होता है, अनुप्रयोग होता है। फिर पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्ट मीटर है जो दो पॉइंट के बीच का करंट मेजर कर लेता है बिना कोई करंट लिए हुए, ठीक है। इसका वर्किंग देख लेना है। इसमें कंपेरिजन है ईएमएफ का, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है, उसको भी देख लीजिएगा, लंग टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम मूविंग चार्जेज पर आ जाते हैं। चार्ज रेस्ट में रहता है, चार्ज स्थिर में रहता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चार्ज यदि गति में है तो दोनों प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, है ना। चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, ठीक है।
इसके बाद हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेते हैं, चुंबकीय बल की बात कर लेते हैं। चुंबकीय बल क्या होता है? F इक्वल टू Q V प्लस B होता है, Q भी sin थीटा होता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? फोर्स बटा आइडियल होता है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, जो आवेशित कण है उसका वेग वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पर हो, तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, सर्कल बनाएगा, वृत्त बनाएगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, है ना, उसका रेडियस त्रिज्या क्या होगा, ये सब को देख लेना है। ठीक, इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि यदि चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री से डिफरेंट होता तो हेलिकल पाथ बनाता है, यानी सर्किल भी बनाएगा, आगे भी बढ़ेगा। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बायो-सावर्ट लॉ है। बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है? इसका वेक्टर फॉर्म आपको लिखने को पूछ सकता है। तो क्या कहता है? dV इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल क्रॉस r, ऐसे उसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे dV इज इक्वल टू म्यू नॉट, टाइम तो लोग बताना अभी कितना हुआ है, 1 घंटा में कंप्लीट कर देंगे। dV इक्वल टू आधा घंटा नहीं ना हुआ अभी, स्पीड मेरा ठीक है। तो म्यू नॉट dV इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल क्रॉस r बाई 4 पाई r क्यूब, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म है, ये बायो-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है। और चाहे सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये म्यू नॉट जो होता है ना, म्यू नॉट जो होता है परमिएबिलिटी होता है और वैक्यूम परमिएबिलिटी होता है। ये म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई × 10 के पावर माइनस 7 होता है, इसको याद रखना है, कुछ देता है। इसके बाद बायो-सावर्ट लॉ का प्रयोग करके स्ट्रेट लाइन के चलते, सीधी रेखा के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई d ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इसको दिमाग में आप लोग को रखना है। इसके बाद लंब वायर के चलते क्या होता है, लंबा तार के चलते क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई d होता है। इसके बाद सर्कुलर वायर के चलते म्यू नॉट I बाई 2r, वृत्ताकार तार के चलते म्यू नॉट I बाई 2r होता है। हाँ सर, ठीक है। उसके बाद जब दो लंब वायर हो, दोनों समांतर हो, पैरेलल हो और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा, ऐसे हो, इस तरह से हो, और दोनों में सेम डायरेक्शन में I1 I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, आकर्षण का बल लगता है। और विपरीत में जाएगा तो विकर्षण का बल लगता है। इसमें उल्टा होता है, यहाँ पर जो दोनों के बीच लगने वाला बल का सूत्र होता है dF इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 dl बाई 2 पाई d होता है, ठीक है। इसके बाद इसलिए देख लेना है कि सोलेनॉइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट Ni, वो लंग टाइप में पूछा जा सकता है, सोलेनॉइड और टोरॉइड, ठीक है। तो ये हमारा ये मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फिर मैग्नेट आते, अर्थ मैग्नेटिज्म देख लेना है। अर्थ मैग्नेटिज्म में मेनली है कि डिक्लाइनेशन क्या होता है, इंक्लाइनेशन क्या होता है और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड का दो घटक होता है, एक क्षैतिज घटक B cos डेल्टा, दूसरा हॉरिजॉन्टल घटक होता है B sin डेल्टा। क्षैतिज रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा तो B cos डेल्टा, वर्टिकल रहेगा तो B sin डेल्टा, ठीक है। इसको हिंदी तो बोल ही रहे हैं सबके लिए। उसके बाद देखो पूरे सब्सटेंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले इंग्लिश में समझ लो, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक ना। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हिंदी में प्रतिचुंबकीय कहते हैं, पैरामैग्नेटिक को अनुचुंबकीय कहते हैं और फेरोमैग्नेटिक को लौह चुंबकीय कहते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है, ध्यान देना, इसमें तुम लोग गलती कर देते हो। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास थोड़ा सा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना, चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है। लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ के पास कोई भी
मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है, ठीक ना, उसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं इंग्लिश में। जबकि फेरोमैग्नेटिक जो होता है, लौह चुंबकीय होता है, उसके पास चुंबकीय आघूर्ण होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक। जब किसी हम चुंबकीय क्षेत्र में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं, ये ज्यादा आकर्षित होता है फील्ड के दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। लेकिन जब हम अनुचुंबकीय को रखते हैं तो थोड़ा सा आकृष्ट होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेना है हम लोग को, ठीक ना। जैसे मान लो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, प्रति चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल क्या हुआ, कॉपर हो गया, तांबा, बिस्मथ, एंटीमनी, ये सब हो गया किसका, प्रति चुंबकीय पदार्थ, ठीक। अनुचुंबकीय में क्या होता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब क्या हो गया, अनुचुंबकीय, ठीक। इसके बाद लौह चुंबकीय में क्या है, अंजलि रिवीजन हो रहा था, तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, चल जाओ घरे। लौह चुंबकीय, ठीक ना, लौह चुंबकीय में क्या होता है, आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, या सत्संग चल रहा है, सर दर्द कर, आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ध्यान से सुनोगे तो पूरा तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। इसको बार बार देखते रहना, सुनते रहना है, जो वीडियो इधर उधर सुनते हो, सभी बच्चों से मेरा ये निर्देश समझो, जो वीडियो तुम लोग इधर उधर देखते हो, ये वीडियो देखो तो तुम्हारे एग्जाम का बढ़िया तैयारी हो जाए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेट में भी देखो, और किसी बार मैग्नेट के चलते, किसी क्षण चुंबक के चलते, उसके अक्ष पर उसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको देखो, उसके पर इक्वेटोरियल पोजीशन जिसको हिंदी में हम विषुवतीय स्थिति कहते हैं, उस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उसको भी देख लेना है, ठीक है। फिर तर्क लगता है, बल आघूर्ण लगता है, किसी मैग्नेट को, किसी चुंबक को यूनिफॉर्म समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, तो उस पर टर्क जो लगता है, बल आघूर्ण जो लगता है, mb sin थीटा लगता है। उसके चलते जो चुंबकीय स्थिति ऊर्जा डेवलप होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है, वह माइनस बी डट क्या होता है बताओ, mb तो माइनस m डट b होता है, माइनस m डट b यानी माइनस mb cos थीटा होता है, ठीक है। ये चुंबक वाला पार्ट हो गया, मैग्नेट वाला पार्ट हमारा हो गया। इसके बाद देखो अब इंडक्शन है, फिर एसी है, यही तो मेन है। हाँ पोजीशन बताते ना, हाँ ठीक है। अब देखो तो इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें भी फ्लक्स होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, ठीक ना। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, वेबर होता है, ठीक है। स्केलर होता है या दिश होता है, स्केलर होता है, ठीक है। इसमें फैराडे लॉ क्या कहता है, जिस रेट से, रेट मतलब टाइम, जिस रेट से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है वह प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब ये तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितने तरीका से डेवलप हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, तो 3 तरीका भाई, चुंबकीय क्षेत्र को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, दूसरा एरिया वेक्टर को, क्षेत्र सदिश को चेंज करके, तीसरा दोनों को चेंज करके, ठीक है। इसके बाद इसमें ईडी करंट होता है, जिसे हम हिंदी में भंवर धारा कहते हैं, ठीक ना। तो ईडी करंट, भंवर धारा कैसे डेवलप होता है, जब किसी मेटल प्लेट को, धातु प्लेट को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में हम आगे पीछे मूव कराते हैं उसको, ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, जिसके चलते उस प्लेट के सतह के सरफेस के दिशा में करंट डेवलप होता है, जिसे हम ईडी करंट कहते हैं या भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा जो होता है ये इसमें उत्पन्न हीट उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है और एनर्जी का लॉस होता है। इसको समाप्त करने के लिए
हम स्लॉट को कटिंग माने कटिंग कर देते हैं, बीच बीच में कटिंग करके इस धारा को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद मोशनल ईएमएफ क्या होता है? गतिज विद्युत वाहक बल VBL होता है। ये क्या होता है? VBL होता है, ठीक ना। ये भी तुम्हारा शॉर्ट टाइप में या उससे प्रूफ करने में पूछेगा तो लॉन्ग टाइप में पूछा जा सकता है। फिर रोटेशन के चलते, घूर्णन के चलते जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है? B ओमेगा L²/2 होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें दो प्रकार का ये सिस्टम होता है। एक म्यूचुअल इंडक्शन होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व, और दूसरा होता है सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरकत्व। सेल्फ इंडक्शन क्या है? एक ही सर्किट में भी धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, करंट के मान में चेंजिंग करते हैं, तब जो हमारा इंड्यूस करंट डेवलप होता है, प्रेरित धारा डेवलप होता है, उसको स्व प्रेरकत्व कहते हैं। और जब दो लूप को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं और एक लूप में हम करंट के मान में चेंजिंग करते हैं, तो दूसरा लूप से जो करंट डेवलप होगा, इस प्रकार के प्रक्रिया को हम अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ये चीज है। फाई इक्वल टू LI होता है, ठीक ना। किस केस में? सेल्फ इंडक्शन में, स्व प्रेरकत्व में। फाई इक्वल टू MI होता है, किस में? म्यूचुअल इंडक्शन में, अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम AC की बात कर लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, इसको प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? ऐसा धारा जो अपना दिशा एकांतर में बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसा करंट जो डायरेक्शन चेंज करता है उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसका इक्वेशन I = I0 sin ωt+ϕ होता है, जहाँ I0 जो होता है मैक्सिमम करंट होता है, ϕ जो होता है कालांतर होता है, इंग्लिश में फेज कांस्टेंट कहते हैं। ठीक ना। इस पर भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। कंपेरिजन करके ओमेगा का मान 2π/T = 2πf होता है, या f फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है। ये हो गया हमारा। इसमें देखो, इसमें लंग टाइप क्वेश्चन 2-3 ठो है। पावर को निकालिए, एसी में पावर का एक्सप्रेशन प्राप्त कीजिए, पावर का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वो क्या होता है भाई? E0 I0/2 cos ∅, E0 I0/2 cos ∅ होता है। और एक रिलेशन आता है, ठीक ना, I RMS = I0/√2। ये भी 5 नंबर में इसका एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है। इसके बाद डिफरेंट एसी सर्किट है, प्योरली रेजिस्टिव, केवल रेजिस्टेंस रहे, केवल प्रतिरोध रहे, उसको शुद्धता हम प्रतिरोध परिपथ कहते हैं। इसमें करंट, ठीक ना, इसमें करंट उसी डायरेक्शन में जाता है जिधर तुम्हारा बैटरी रहता है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस का अंतर 0 होता है। दूसरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, केवल कैपेसिटर रहेगा, केवल क्या रहेगा? कैपेसिटर, संधारित्र होता है, ठीक ना। तो उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस Xc = 1/ωc, ठीक ना। तो उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हिंदी में तुम क्या बोल सकते हो? प्रतिघात, ठीक ना। वो प्रतिघात जो होता है संधारित्र के चलते Xc बराबर क्या होता है? 1/ωc होता है। ठीक, जो कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, उससे AC अलाउ होता है, AC जाएगा लेकिन DC नहीं जाएगा, ठीक ना। Xc = 1/ωc, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा, शुद्धतः स्वप्रेरकत्व, केवल प्योरली इंडक्टिव सर्किट, केवल इंडक्टर रहेगा, केवल कॉइल रहेगा, ठीक ना। तो कॉइल में केवल इंडक्टर रहे, केवल कॉइल रहे और केवल संधारित्र कैपेसिटर रहेगा, दोनों में पावर जो डेवलप होता है 0 होता है। दोनों केस में पावर डेवलप कितना होता है? 0 होता है, ये ध्यान देना है, ठीक। इसके बाद हम दो करके आपको आ जाएगा। LR सर्किट क्या है, दूसरा LR सर्किट क्या है, CR सर्किट क्या है। तो LR में क्या होता है? एक L होगा, यानी स्व प्रेरकत्व होगा, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस होगा, और एक प्रतिरोध रेजिस्टेंस होगा। तो LR सर्किट के केस में जो इम्पीडेंस होता है, पग बाधा, उसको हिंदी में कहते हैं Z = √ω²
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। जबकि सीआर सर्किट के केस में क्या होगा, पग बाधा इम्पीडेंस जेड इक्वल टू अंडर रूट 1/ओमेगा² सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये भी ध्यान रखना है कि जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा, शुद्धतः स्वप्रेरकत्व परिपथ होगा, उसमें करंट पिछड़ता है कितना एंगल से, π/2 एंगल से। जबकि जो पूर्णतः कंप्लीटली कैपेसिटी सर्किट होगा, संधारित्र परिपथ होगा, उसमें करंट लीड करता है, आगे बढ़ता है कितना एंगल से, π/2 कोण से। इन सारी बातों को रखना। फिर एलसीआर सर्किट पा जाते हैं, तीनों रहेगा, एल रहेगा, सी रहेगा और आर रहेगा। तो उस केस में जो हमारा पग बाधा होगा, इम्पीडेंस होगा सर्किट का अंडर रूट 1/ओमेगा/c माइनस ओमेगा/l का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आता है, ठीक ना, अनुनाद आवृत्ति इसको हिंदी में कहते हैं, वो कितना होता है 1/√1/2π ओमेगा/r होता है 1/√CL। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया पहला पार्ट का। ठीक है, देखो क्या 30 मिनट ना, ठीक है, इसको बंद करें। अब दूसरा तैयार कर लो। हाँ, इसको बंद करो। 2 पार्ट में हम जारी करते हैं।